जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लोक कॉमर्स क्लासेज में। आज आपका सब्जेक्ट है यानी कंपनी लॉ पेपर यानी सेकंड पेपर के अंतर्गत यानी दूसरा लेक्चर है। इसमें चैप्टर है आपका यानी प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे प्रबंध संचालक होता क्या है। प्रबंध संचालक देखिए, प्रबंध संचालक होता क्या है। तो प्रबंध संचालक से यानी ऐसे व्यक्ति से है जिसे कंपनी के अंतर्नियम या कंपनी से हुए ठहराव के आधार पर या समान बैठक में या संचालक मंडल की सभा में पारित हुए प्रस्ताव के कारण कंपनी के व्यवहारों की प्रबंधन की विस्तृत शक्तियां सौंपी जाती है तथा इसमें वह संचालक भी यानी शामिल है जो प्रबंध संचालक की स्थिति में हो, और इसे ही प्रबंध संचालक के नाम से यानी जाना जाता है। उसके बाद से प्रबंध संचालक की योग्यताएं क्या होती हैं यानी योग्यताएं। तो प्रबंध संचालक की योग्यता के लिए सबसे पहले यानी उसमें कुछ शर्तों को यानी पालन करना चाहिए। तो वह शर्तें यानी क्या क्या हो सकती है। तो पहला शर्त है आयु। तो आयु के संबंध में बताया गया है कि वह व्यक्ति यानी 21 वर्ष से यानी कम न हो और 70 वर्ष से यानी अधिक न हो। ऐसे व्यक्ति यानी जो 21 वर्ष से कम होते हैं और 70 वर्ष से अधिक होते हैं उन्हें हम प्रबंध संचालक यानी नहीं बना सकते हैं। दूसरा यानी दिवालिया, यानी वह व्यक्ति यानी दिवालिया न हो, यानी किसी भी प्रकार से वो दिवालिया घोषित न किया गया हो। तीसरा है कि न्यायालय द्वारा दोषी, अगर कोई व्यक्ति यानी कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया है तो वो व्यक्ति यानी प्रबंध संचालक नियुक्त नहीं हो सकता है। और देखिए, प्रबंध संचालक की नियुक्ति कम से कम कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो ये आपका प्रबंध संचालक का परिभाषा रहा और उससे संबंधित यानी योग्यता के बारे में रहा। उसके बाद से देखिए, प्रबंध संचालक और प्रबंधक दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और देखिए प्रबंधक, तो प्रबंधक क्या होता है। तो प्रबंधक के जो अधिकार होते हैं विस्तृत होते हैं। क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। और इसी के अंतर्गत कौन आता है, तो इसी के अंतर्गत यानी प्रबंध संचालक आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका अधिकार क्षेत्र व्यापक है। तो प्रबंधक का यानी व्यापक होता है। इसके बाद से जैसे इस चैप्टर में है सचिव, यानी सचिव कौन होता है, यानी कंपनी का सेक्रेटरी यानी कौन होता है। कंपनी सेक्रेटरी यानी किसे कहते हैं। तो देखिए, कंपनी सेक्रेटरी को यानी एक ऐसे यानी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक पेशे के रूप में कार्य करता है, यानी नौकर के रूप में कार्य नहीं करता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी सचिव कहलाता है। और सचिव के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो एक प्रबंध यानी संचालक की होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सचिव क्या होता है, यानी एक सेवक होता है। क्या होता है, यानी एक सेवक है। उसका कार्य उन सब कार्यों को करना है जो उससे करने को कहा जाए, और कोई भी व्यक्ति यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि उसे किसी भी कार्य के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार है। नहीं, यही अनुमान लगा सकता है कि उसके द्वारा किए हुए विवरण बिना जांच के विश्वसनीय माने जाते हैं। इस प्रकार एक कंपनी सचिव का यानी आपका यानी परिभाषा रहा। उसके बाद सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, संचालक नियुक्त किया जा सकता है, यानी संचालक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फर्म को, ऑप्शन बी है संघ को, ऑप्शन सी है निगमित संस्था को, ऑप्शन डी है यानी व्यक्ति को। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा। क्वेश्चन है, प्रबंध संचालक की परिभाषा निम्नलिखित में दी जाती है। तो ऑप्शन ए है धारा 254 में, ऑप्शन बी है धारा 213 में, ऑप्शन सी है धारा 262 में, ऑप्शन डी है धारा 2 यानी उपधारा 3 में। तो जो प्रबंध की यानी परिभाषा दिया गया है किस में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, यानी किस में दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही है, किस में, तो धारा 254 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध संचालक को पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। तो किसके द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है कंपनी के साथ करार द्वारा,
ये भी सही है। कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, ये भी सही है। कंपनी के पार्षद नियम द्वारा, और डी ऑप्शन है इन सभी के द्वारा, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। यानी प्रबंध संचालक को प्राप्त अधिकार किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पब्लिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति के लिए आवश्यक है, यानी क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए सेबी का अनुमोदन, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार का अनुमोदन, ऑप्शन सी अधिकरण की स्वीकृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो एक पब्लिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति के लिए यानी इनमें से यानी कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या है? यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अधिक से अधिक प्रबंध संचालक हो सकता है। तो देखिए प्रबंध संचालक और संचालक में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितना संचालक यानी कंपनियों कर सकता है? 20। और एक व्यक्ति कम से कम कितना यानी प्रबंध संचालक कर सकता है? तो कम से कम 2 कंपनियों का यानी प्रबंध संचालक कर सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी हो सकता है, और केवल डी यानी डायरेक्टर इन 20 कंपनियों का हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी क्या है? सही है, 2 कंपनियों का। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक कंपनियों का संचालक हो सकता है, यानी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक कंपनियों का संचालन के लिए यानी किसकी आज्ञा लेना चाहिए? तो ऑप्शन ए केंद्र सरकार की आज्ञा से, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, ऑप्शन सी संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन डी अंशधारकों की इच्छा से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो केंद्र सरकार की यानी आज्ञा से वो क्या कर सकता है? यानी कंपनियों का संचालक हो सकता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपनियों का संचालक हो सकता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध संचालक के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो शुरू में ही हम बताए हैं कि प्रबंध संचालक की जो कार्यकाल की अवधि होती है कितना होती है? तो ऑप्शन डी सही है, यानी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार प्रबंध संचालक के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है? यानी एक बार कार्यकाल क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, तो दोबारा उसको कितने साल के नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए उसका जो कार्यकाल होगा यानी 5 वर्ष के लिए ही, चाहे मान लीजिए शुरुआत में करें या अवधि समाप्त होने पर करें, यानी 5 वर्ष के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट है प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए कंपनी के अंतर्नियम द्वारा। तो देखिए इसके द्वारा पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी कंपनी के साधारण प्रस्ताव द्वारा, इसके द्वारा भी पारिश्रमिक निर्धारित होता है। ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार के अनुमोदन द्वारा, तो इसके द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी सी ऑप्शन इसमें क्या होगा? यानी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य पर आधारित प्रबंध संचालक की नियुक्ति में पुनः नियुक्ति भी सम्मिलित होती है। तो देखिए पुनः नियुक्ति भी सम्मिलित होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बताया है पुनः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिकारी शब्द की परिभाषा में प्रबंधक नहीं आता है। अधिकारी शब्द की परिभाषा में प्रबंधक नहीं आता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिकारी शब्द की परिभाषा में प्रबंधक ही शामिल होता है। प्रबंधक कंपनी का अभिकर्ता नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रबंधक क्या होता है? कंपनी का मालिक होता है। एक संचालक को प्रबंधक की तरह नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध संचालक का पद उसी को मिलता है जो संचालक हो, यानी प्रबंध संचालक का पद उसी को मिलता है जो संचालक हो, ये भी सही है। पहले संचालक बनते हैं, उसके बाद से प्रबंध संचालक बनते हैं। एक कंपनी में प्रबंधक और प्रबंध संचालक दोनों नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका क्या है? ऑप्शन यानी सही है। नेक्स्ट है एक कंपनी में प्रबंधक द्वारा अपने पद का हस्तांतरण वैध माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध संचालक के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के पद पर केवल वास्तविक व्यक्ति को ही नियुक्ति किया जा सकता है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लेनदारों का भुगतान न करने वाले व्यक्ति को
प्रबंध संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। लेनदार का मतलब क्या है? यदि वो बाहरी ऋण लिया है और भुगतान नहीं कर रहा है तो उसको हम संचालक नियुक्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है अंशधारी यानी सम्मिलित हो सकता है। तो अंशधारी यानी किसमें सम्मिलित हो सकता है? तो देखिए ये आपका चैप्टर है यानी सभा, कंपनी की सभा। तो देखिए कंपनी की सभा होता क्या है? तो कंपनी मीटिंग का मतलब ये है, कंपनी मीटिंग, कंपनी मीटिंग का मतलब होता है कि यानी किसी वैधानिक उद्देश्य से जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं यानी एकत्रित होते हैं, और एकत्रित होना ही क्या कहलाता है? यानी सभा कहलाता है, यानी बैठक कहलाता है। सभाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें आपका अंशधारियों की सभा हो सकती है, यानी अंशधारी की सभा। आपका यानी समिति की बैठक हो सकती है, समिति की बैठक हो सकती है। आपका वर्ग की बैठक हो सकती है, वर्ग की बैठक। ऋणदाताओं की बैठक हो सकती है। ये सभाएं के क्या है? ये प्रकार है। आपका वार्षिक सभा हो सकता है, आपका सामान्य सभा हो सकता है, सामान्य सभा हो सकता है। फिर से आपका पूर्वाधिकारियों की सभाएं, इसमें अंशधारियों की सभाएं, ये सभाएं यानी हो सकती हैं। तो ये कंपनी क्या होती है? यानी सभाएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले यानी डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि यानी सभाएं आयोजन की जाती हैं, कब आयोजन की जाती है? इसमें प्रस्ताव होता है, मतदान होता है, कार्यसूची होता है, आपका प्रॉक्सी होता है, सभा में सूक्ष्म इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि अंशधारी सम्मिलित हो सकता है। तो अंशधारी सम्मिलित हो सकता है, ऑप्शन ए है विशेष सूचना वाली सभाओं में, ऑप्शन बी है वार्षिक साधारण सभा में, ऑप्शन सी है असाधारण सभा में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट है साधारण सभा की नोटिस की अवधि होती है। तो ऑप्शन ए है 7 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 21 दिन, ऑप्शन डी है 28 दिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो साधारण सभा की नोटिस की अवधि होती है कितना दिन की होती है? तो 21 दिन की होती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है नोटिस पाने का अधिकारी है। तो ऑप्शन ए कंपनी का प्रत्येक अंशधारक, ऑप्शन बी कंपनी का अंकेक्षक, ऑप्शन सी कंपनी का प्रत्येक संचालक, ऑप्शन डी ए सभी। तो नोटिस पाने का अधिकारी यानी कंपनी के प्रत्येक अंशधारक भी होते हैं, कंपनी का अंकेक्षक भी होते हैं, कंपनी के प्रत्येक संचालक भी होते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 सदस्य वाली पब्लिक कंपनी की सभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसमें सबसे पहले यानी हम आपको गणपूर्ति के बारे में बताएंगे कि गणपूर्ति होता क्या है। गणपूर्ति को हम बोलते हैं क्या? तो गणपूर्ति को हम कोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कोरम बोलते हैं कि कोई सभा का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें यानी कम से कम यानी कितने व्यक्ति की यानी उपस्थिति अनिवार्य है, वही क्या कहलाती है? वही आपका यानी गणपूर्ति कहलाती है। तो इसमें यानी 6000 सदस्य वाली पब्लिक कंपनी में सभा में यानी गणपूर्ति की संख्या यानी कितनी होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी चौथा का यानी कौन सा ऑप्शन यानी सही होगा? तो चौथा का यानी सी ऑप्शन सही होगा। कितना? यानी 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी की सभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी की सभा में यानी गणपूर्ति की संख्या यानी कोरम की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, यानी ऑप्शन ए क्या है? सही है, यानी 2 होता है। नेक्स्ट है सभा के अध्यक्ष का अधिकार नहीं है। तो अध्यक्ष का क्या अधिकार नहीं है? तो अतिरिक्त वोट देना, यानी अतिरिक्त वोट देना ये आपका अधिकार होता है। वक्ताओं का क्रम निर्धारित करना ये भी अधिकार होता है। सभा स्थगित करने का अधिकार ये भी होता है।
सभा की कार्यसूची तैयार करने का अधिकार। ए यानी सभा के अध्यक्ष का अधिकार नहीं होता है। ये आपका ऑप्शन क्या है, यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमत के नियम से संबंधित यानी प्रमुख वाद क्या है। तो देखिए जो बहुमत से संबंधित नियम हैं, तो बहुमत से संबंधित नियम में ऑप्शन ए है सालोमन बनाम सालोमन कंपनी। तो देखिए पहला चैप्टर से सालोमन बनाम सालोमन कंपनी है। यानी दूसरा है फास बनाम हारबाटल, तो फास बनाम हारबाटल वाला मामला है। उसके बाद से डैमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो फास बनाम हारबाटल। जब भी यानी बहुमत वाला क्वेश्चन है तो फास बनाम हारबाटल वाला ऑप्शन क्या है, यानी सही है। इन्हीं का वाद क्या है, यानी बहुमत के नियम से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास बनाम हारबाटल नियम बहुमत का नियम की अपवाद हैं। तो ऑप्शन ए कंपनी के अधिरातित कार्य, ऑप्शन बी विशेष बहुमत के द्वारा किए जाने वाले कार्य, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक सदस्यों के प्रति कपटपूर्ण कार्य, ऑप्शन डी ए सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी ए सभी। यानी कंपनी के अधिकारित कार्य भी होता है, बहुमत विशेष बहुमत के द्वारा किया जाने वाला कार्य भी होता है, अल्पसंख्यक सदस्यों के प्रति कपटपूर्ण कार्य भी होता है। यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, यानी सही है। नेक्स्ट है, कंपनी का सदस्य कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम से आबद्ध नहीं होता है। ये आपका ऑप्शन यानी सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सदस्य है तो अंतर नियम से संबंधित है। कंपनी की संपत्ति के बाहर के कार्य प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रारंभ से क्या है, जीरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंध माना जाता है। दमनकारी आचरण और कुप्रबंध क्या माना जाता है, तो ऑप्शन ए है कपटपूर्ण संव्यवहार, ऑप्शन बी है कंपनी के हितों के प्रति कुल प्रबंध, ऑप्शन सी है कंपनी की संपत्ति का दुर्विनियोग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंध माना जाता है, यानी कपटपूर्ण संव्यवहार भी माना जाता है, कंपनी के हितों के प्रतिकूल प्रबंध भी माना जाता है, कंपनी की संपत्ति का दुर्विनियोग भी माना जाता है। यानी ऑप्शन डी क्या है, यानी बिल्कुल सही है, यानी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए कंपनी का प्रबंध करने के लिए संचालकों के पास वैध प्राधिकार का अभाव, ऑप्शन बी कंपनी के कारोबार को नष्ट करने के लिए बहुसंख्यक अंशधारकों द्वारा नियंत्रण की शक्ति का उपयोग, ऑप्शन सी है प्रबंधकों द्वारा लापरवाही किया जाना, ऑप्शन डी है किसी अंशधारक को मताधिकार से वंचित करने का अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन है प्रबंधकों द्वारा लापरवाही किया जाना, यानी सही होगा। नेक्स्ट है, दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए निम्न के पास शक्ति होता है। यानी किसके पास शक्ति होता है जो दमनकारी और कुप्रबंध को रोक दे, तो ऑप्शन ए है अधिकरण द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है अंशधारकों द्वारा, ऑप्शन डी है ए सभी। तो सभी के द्वारा क्या कुप्रबंध को रोका जा सकता है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी के द्वारा लोकहित के प्रतिकूल किया गया कार्य दमनकारी आचरण के अंतर्गत आता है। ये आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जब प्रतिकूल होगा तो दमनकारी आचरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, कंपनी के द्वारा कंपनी के विरुद्ध किया गया कार्य दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या है, गलत है, यानी ये भी क्या, यानी कंपनी दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंध के अंतर्गत आता है। कंपनी अधिनियम में कुप्रबंध की परिभाषा दी गई है, ये भी बिल्कुल क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है कंपनी का समापन। देखिए कंपनी का समापन होता क्या है, तो कंपनी का समापन से ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें यानी कंपनी की समस्त संपत्तियों को बेचा जाता है और बेचने से जो पैसा यानी प्राप्त होता है उससे सबसे पहले लेनदारों या अन्य यानी दायित्वों का भुगतान किया जाता है और दायित्वों के भुगतान करने के बाद से जो शेष राशि बचती है उसमें यानी अंशधारियों में बांटते हैं। सबसे पहले कौन सा
तो समता अंशधारी सबसे पहले यानी पूर्वाधिकार अंशधारी को देते हैं और उसके बाद से समता अंशधारी को बांटते हैं। ये आपका कंपनी का क्या होता है, यानी समापन होता है। क्वेश्चन है कि कंपनी का समापन होता है ऑप्शन ए विधि द्वारा, ऑप्शन बी संचालक द्वारा, ऑप्शन सी निस्तारक द्वारा, ऑप्शन डी रजिस्ट्रार द्वारा। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए जो कंपनी का निर्माण होता है विधि द्वारा होता है और समापन भी क्या विधि द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, पहला सही है। नेक्स्ट है कंपनी के समापन की विधि है, तो ऑप्शन ए अधिकरण द्वारा, ऑप्शन बी सेबी द्वारा, ऑप्शन सी न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। तो देखिए जो कंपनी का समापन होता है किसके द्वारा होता है, तो अधिकरण द्वारा और ऐच्छिक समापन होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अधिकरण द्वारा समापन का आधार है, तो ऑप्शन ए कंपनी का विशेष प्रस्ताव, ऑप्शन बी ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता, ऑप्शन सी सदस्यों की संख्या न्यूनतम से कम होना, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी यानी ये सभी सही है, क्योंकि अधिकरण द्वारा समापन किसके द्वारा, विशेष प्रस्ताव द्वारा भी हो सकता है, ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता द्वारा भी हो सकता है, सदस्यों की न्यूनतम संख्या जब कम हो जाएगा तब भी समापन किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, यानी डी सही है, यानी ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श समिति में अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी यानी 20। तो कितने हो सकते हैं, तो परामर्श समिति में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 12 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्तारक के नियुक्ति की सूचना देनी पड़ती है, तो निस्तारक जो आप नियुक्ति करेंगे यानी जो कंपनी का यानी कौन समापन का कार्य करता है उसे हम निस्तारक बोलते हैं, और निस्तारक की नियुक्ति की सूचना किसको देनी पड़ेगी, तो ऑप्शन ए अधिकरण को, ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार को, ऑप्शन डी संचालक मंडल को। तो किसको देनी होगी, तो रजिस्ट्रार को देनी होगी। अगला है निस्तारक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन ए परामर्श समिति द्वारा, ऑप्शन बी लेनदारों द्वारा, ऑप्शन सी अधिकरण द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी के द्वारा। तो ये सभी के द्वारा ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि परामर्श समिति भी निर्धारित कर सकती है, लेनदार भी कर सकता है और अधिकरण भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण समझता है, तो ऑप्शन ए व्यापार में निरंतर घाटा होने पर, ऑप्शन बी कंपनी का उद्देश्य कपटपूर्ण होने पर, ऑप्शन सी कंपनी की पूंजी नष्ट हो जाने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी यानी सही है। इस प्रकार ये आपका यानी काम यानी थर्ड सेमेस्टर का कंपनी लॉ का यानी सेकंड पेपर समाप्त हुआ। और आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।